प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ और आज का टॉपिक है परस्यूइंग नेशनल इंटरेस्ट एट द यूएन हाई टेबल। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें हम जानेंगे कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है। जैसा कि आपको पता है, हम ऑलरेडी यूएनएससी में पहुंच चुके हैं। उसकी मेंबरशिप हमें 2 साल के लिए मिली है, तो हम अस्थायी मेंबर हैं, टेम्पररी मेंबरशिप मिली है। तो अब इसमें हमें बहुत कुछ करना है, लेकिन समय बहुत कम है। तो इस छोटे से समय में हम क्या क्या कर सकते हैं और हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं, ये सभी इस आर्टिकल में कवर किया गया है। तो बिना देरी के चलिए देखते हैं कि इस आर्टिकल में राइटर क्या बोलना चाहते हैं और क्या सजेशन दे रहे हैं इंडिया को कि इंडिया को क्या करना चाहिए कि ताकि हम इस शॉर्ट पीरियड में मैक्सिमम अचीव कर सकें। तो आर्टिकल शुरू होता है, परस्यूइंग नेशनल इंटरेस्ट एट द यूएन हाई टेबल, संयुक्त राष्ट्र के उच्च पटल पर राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना। तो इस जो हाई टेबल है यूएनएससी का, इसमें हम कैसे अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति कर सकते हैं, कैसे हम अपने इंडिया के फेवर में कुछ कर सकते हैं, उस के बारे में इसमें बात की गई है। तो इस आर्टिकल की शुरुआत एक सलाह के साथ की जा रही है कि यूएनएससी में भारत के अपने लक्ष्यों की खोज में एक स्पष्ट एजेंडा होना चाहिए और इसकी सामग्री और भू राजनीतिक सीमाओं को भी प्रतिबिंबित करना चाहिए। तो इंडिया का एक बहुत ही क्लियर कट एजेंडा होना चाहिए कि उसे क्या करना है, क्योंकि उसके पास टाइम बहुत कम है, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए वो जा रहा है। तो उसे कहीं उलझ के नहीं रह जाना चाहिए बाकी चीज़ों में, उसे बहुत ही क्लियर कट एजेंडा रखना चाहिए और उसे प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसके लिए चाहे वो जो उसका रीजनल पॉलिटिक्स है उसमें या जियो पॉलिटिक्स है उसमें एक लिमिटेशंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि उसकी दूरी क्या है और उसे कितनी दूरी तय करनी है, तभी वो अपनी चीज़ों को सही समय पे पूरा कर सकता है। तो ये एक सजेशन है कि यूएनएससी में भारत के अपने लक्ष्यों की खोज में एक स्पष्ट एजेंडा होना चाहिए और इसकी सामग्री और भू राजनीतिक सीमाओं को भी प्रतिबिंबित करना चाहिए। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च तालिका में एक अस्थायी सीट का हकदार है, लेकिन यह जल्दी नहीं होने वाला है। लगभग ये आने वाले दिनों में बहुत जल्दी नहीं होने वाला है, इसे होने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। हम ऐसा मानते हैं कि हमें एक अस्थायी सीट मिलनी चाहिए, हम उसके लिए पूरी तरह से हकदार है, लेकिन ये बहुत जल्दी नहीं होने वाला, इसमें अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है। इस बात को हमें समझना होगा और हम इस बात को जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा होगा हमारे लिए। अभी जबकि 2 साल के लिए हमें नॉन परमानेंट सीट मिली है यूएनएससी में, तो जो हमारा ये कभी कभी होता है, ये लगभग सदियों में एक बार इस तरह के मौके आते हैं कि हमें एक बार 2 साल के लिए उसमें सीट मिलती है। तो ये लगभग डिकेड्स में एक बार इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है जो अभी हमें मिली है। तो हमें इस पर अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है और जो हमारी ग्लोबल इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है या जो हमारी बाकी की जो चीज़ें हैं जो उलझी पड़ी हैं उसे सुलझाने की ज़रूरत है, न कि हमें परमानेंट मेंबरशिप के लिए उलझ के रह जाने की ज़रूरत है, जो कि आने वाले दिनों में अभी मुमकिन नहीं है, यानी पूरी तरह से संभव नहीं है। जब तक हम ट्राई करेंगे तब तक 2 साल निकल जाएगा। तो हमें उसके लिए एक साइड से कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसमें उलझना नहीं चाहिए। हमारा गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और उसे प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। यूएनएससी अनफॉर्चुनेटली अब वो नहीं रहा, उस तरह का पावर नहीं रहा जिस तरह की पावर के लिए उसे जाना जाता है। उसमें काफ़ी चीज़ें उल्टी सीधी हो गई हैं। जबकि यूएनएससी को माना जाता था कि वो एक कमांड की तरह काम करता है, वो जो कम पावरफुल कंट्री है उन्हें उनकी सही औकात दिखाता है, उन्हें उनकी सही जगह पर रखता है और अपने आपस में भी वो एक दूसरे से निगोसिएशंस करते हैं। जब वो आपस में जो उनका हॉर्स शूज़ टेबल टाइप रूम है उसमें बैठते हैं, तो ये सब चीज़ें यूएनएससी के बारे में बोली जाती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश सब चीज़ें काफ़ी बिगड़ चुकी हैं। अब यूएनएससी उस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा जिस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसे जाना जाता है। ये वह जगह नहीं है जहाँ मानव जाति के उद्दत आदर्शों को पूरा करना आता है और न ही नैतिक विचारों से अभिजात वर्ग के सदस्य राजी हैं। तो अभी वो जगह नहीं रही जहाँ पे लोगों की भलाई के लिए बात होती है, लोगों को सही डायरेक्शन में लाने के लिए बात की जाती है। अगर कोई भी देश कोई भी गलत हरकत कर रहा है तो उसे वहाँ पे जवाबदेह ठहराया जाता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा। आजकल चीज़ें काफ़ी अलग हो रही हैं। अगर कोई भी देश किसी देश के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो कोई न कोई देश उसके फेवर में होता है जो वहाँ पर वीटो कर देता है और चीज़ें वहीं पर रुक जाती हैं। तो ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है और यूएनएससी की जो इम्पोर्टेंस है इस वजह से धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। इंडिया भी इस गेम से अछूता नहीं है। इंडिया ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में जानता है क्योंकि इंडिया ऑलरेडी इसमें 8 बार बैठ चुका है। तो इंडिया इस गेम को बहुत अच्छे से समझता है और फिर भी कभी कभी यह अपने ही अतीत की बयानबाजी का शिकार हो जाता है और अपने लाभ के लिए खेल खेलना भूल जाता है। तो इंडिया के बारे में ये बोला जा रहा है कि 8 बार लगभग हम यूएनएससी में जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम कहीं ना कहीं जो अपनी बयानबाजी होती है उसी में फंस के रह जाते हैं और हम अपने प्रॉफिट के लिए जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते, यानी हम उलझ के रह जाते हैं। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, हमें इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है।
अब जब ये टाइमिंग आई है मेंबरशिप की, ये बड़ी क्रूशियल टाइम है। एक ऐसे समय में हमें ये मेंबरशिप मिली है जबकि पूरा विश्व उथल पुथल में है, पूरा वर्ल्ड का जो ऑर्डर है वो बिगड़ रहा है। पहले हम रसिया और इंडिया एक खेमे में होते थे और यूएसए और चाइना दूसरे खेमे में होते थे, पाकिस्तान कुछ हद तक यूएसए के खेमे में होता था। तो अब चीज़ें बिल्कुल उल्टी हो रही हैं। अभी चीज़ें ऐसी बिगड़ रही हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ उलट पुलट हो रहा है। अब हम रसिया हमसे जहाँ दूर होता हुआ दिख रहा है, वहीं यूएसए हमारे करीब आता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक चाइना रसिया के करीब आता हुआ दिख रहा है, जबकि चाइना और रसिया में एक डिफरेंस हमेशा रहता था, वो दोनों आपस में एक डिस्टेंस मेंटेन करते थे, जिसे आज की डेट में नहीं किया जा रहा है। तो चीज़ें बिगड़ रही हैं, या आप बोल रहे हो कि नया एक ऑर्डर बनने की कोशिश कर रही है, जहाँ पे पाकिस्तान पहले यूएसए की खेमे में हुआ करता था, आज की डेट में पाकिस्तान चाइना की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो इंडिया की जो एंट्री हुई है यूएनएससी में एक ऐसे समय में हुई है जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो एक नए शेप लेने की कगार पर खड़ा है, एक बिल्कुल नया शेप बन रहा है। तो इस सिचुएशन में जबकि पूरा वैश्विक जो पूरी प्रणाली एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, इसमें हर तरफ एक नए ब्लॉक्स बनते हुए दिख रहे हैं। तो इस समय में इंडिया की एंट्री हुई है यूएनएससी में। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो कि आया है और पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि फिर से वो पेरिस एग्रीमेंट को ज्वाइन कर ले, यूएनएससी को फिर से इंपॉर्टेंस दे रहा है और फिर से ईरान न्यूक्लियर डील को करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब कुछ हद तक वो बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी ये जो एक बोला जा रहा है कि ये जो ग्लोबल डिसऑर्डर बना है डॉग ईट डॉग वाला, यानी एक दूसरे को भोंकना, एक दूसरे पे चिल्लाना, ये जो ऑर्डर एक बना है इसमें आने में उसे काफ़ी देर कर दी। अभी जो डेमोक्रेटिक अलायंस जो डेमोक्रेटिक पार्टी आई है यूएसए में, उसे आने में काफ़ी देर हो गई है। अब तक काफ़ी कुछ बिगड़ चुका है। यूएनएससी भी अब अपने एक ऐसी जगह पे पहुंच चुका है जहाँ पे उस पे लोगों को संदेह होता है, उसकी अब अस्तित्व पे भी लोगों को संदेह होने लगा। अब उसमें वो इफेक्टिवनेस नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, इस तरह का लोगों को डाउट होने लगा है। आज की डेट में उससे जो सीरियस एक्सपेक्टेशंस हुआ करती थी, जिसके लिए यूएनएससी बना था, उसका ही अस्तित्व खत्म होता हुआ दिख रहा है। जबकि जो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो था कि उसे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना था, यानी पूरे विश्व में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना ये उसका मोटो था। लेकिन आज वो उससे दूर होता हुआ दिख रहा है। तो ये जो सोच बनी है यूएनएससी के बारे में, इससे इंडिया भी अलग नहीं है। इंडिया भी कुछ इसी तरह का सोचता है यूएनएससी के बारे में, क्योंकि हम लंबे समय से ये मानते रहे कि यूएनएससी में बहुत सारी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है जो अभी तक हो नहीं रहा। उसमें सुधार होना चाहिए, उसमें और मेंबर को ऐड करना चाहिए। केवल 5 लोग मिलकर पूरे विश्व की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, उसमें और नए मेंबर को शामिल करने की ज़रूरत है। इस तरह की हमारी सोच रही है, जिसके लिए हम बार बार आवाज़ उठाते रहे हैं। और अगर आज की डेट में जो वर्ल्ड की हारमोनी बनाए रखनी है तो बहुत ज़रूरी है कि इसमें और बदलाव किया जाए और नए लोगों को शामिल किया जाए। तो इस तरह की हमारी सोच रही है। हम आज की डेट में एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं जहाँ पे हम खड़े होकर मूक दर्शक बन के चीज़ों को नहीं देख सकते। हमें उसमें इन्वॉल्व होना होगा, तभी हम चीज़ों को सही तरीके से कर सकते हैं। इस तरह का हमारा विश्वास है। तो जियो पॉलिटिक्स में भी हमें कुछ रोल प्ले करने की ज़रूरत है। हम केवल एक विटनेस की तरह बैठ के चीज़ों को नहीं देख सकते। ये हमारी आज की डेट में सोच है। जो प्रेजेंट इंडिया है वो पूरी तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस है, बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अगर आप बोले तो वो उसका ये मानना है कि वो एक आज की जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें एक साइड में खड़ा नहीं हो सकता। हाँ, जबकि वो चाहता है कि इसमें पार्टिसिपेट करे, जबकि हाँ हमारे पास सामग्री की कमी है, हमारे पास इकोनॉमिक ऊंचाई की कमी है, हमें और इकोनॉमिक की ज़रूरत है। हमारे पास उतने पैसे नहीं है जितने होने चाहिए। हमारे पास घरेलू सर्वसम्मति नहीं है। आज भी हमारे अंदर जो डोमेस्टिक कंसेंसस है, जो डोमेस्टिक सर्वसम्मति बनती है, वो अभी भी नहीं है। इसके बावजूद भी हमारे जो लक्ष्य हैं, हमारे जो उद्देश्य है या हमारा जो एम्बिशन है वो बहुत ही हाई है। हम चाहते हैं कि हम उसमें एक नया रोल प्ले करें आने वाले दिनों में जियो पॉलिटिक्स में। लेकिन हाँ, इसमें कुछ माइंडसेट चेंज हुआ है और कुछ हद तक हम ऐसा मानते हैं कि हम एक किनारे बैठ के चीज़ों को नहीं देख सकते। हम एक किनारे बैठ के सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। आज के डेट में हम सेंटर स्टेज में आना चाहते हैं और वहाँ पे रोल प्ले करना चाहते हैं। ये हमारा पॉजिटिव थॉट है, ये हमारी पॉजिटिव सोच है आज की डेट में वर्ल्ड पॉलिटिक्स को लेके। हाँ, वहीं पे कुछ नकारात्मक पक्ष भी है। हालांकि इसका कठिन यथार्थवाद केवल एक विदेश नीति विशेषता नहीं है, बल्कि इसकी घरेलू राजनीतिक गतिशीलता से प्रतिबिंबित और उपजी है, जैसा कि यह चिंताजनक था। तो हमें हमारी सिर्फ विदेश नीति वाली विशेषता नहीं है, हमारी कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी आप बोल सकते हो, वहाँ से भी ये चीज़ें निकल के आई हैं। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में आज की डेट में जो सेंट्रल पॉलिटिक्स है वो पूरी तरह से हावी है और वो एक लीड रोल में है। तो यहाँ से भी उसके अंदर इस तरह का आइडिया है कि वो चाहे तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी लीड रोल में आ सकती है और वहाँ पे लीड रोल में आने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। पहले ये टेंशन की बात थी, इसमें हम टेंशन लेते थे जब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इस तरह की चीज़ें होती थी, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें कंट्रोल में होती हुई दिख रही हैं और लोग अब इस चिंता से बाहर आ रहे हैं। तो हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आने की कगार पे हैं और हम चाहते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक बेहतर रोल प्ले करें, ताकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंडिया का वो अस्तित्व बन सके जिसके लिए वो जाना जाता है।
न्यू दिल्ली अब यूएनएससी में पहुंच रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि जो उसके इंटरेस्ट है उसे वो चेस करे, उसे फॉलो करता हुआ दिखे, और जो जियो पोलिटिकल लिमिटेशंस हैं उसको ठीक से पहचाने, उसे रिफ्लेक्ट करे सही से, और वहाँ पे उसके जो एजेंडाज हैं उसे क्लियरली आइडेंटिफाई करे, ताकि अपने जो गोल है, अपनी जो उसकी जो टारगेट है उसे पूरी तरह से प्राप्त कर सके। अब जियो पॉलिटिक्स की बात हो रही है, यूएनएससी में इंडिया जा रहा है तो चाइना फैक्टर हमेशा रहेगा। चाइना ऑलरेडी यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है, तो वहाँ पे बीच बीच में इंडिया को परेशान करता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अब इंडिया के लिए बहुत अच्छा मौका है, यूएनएससी में पहुँच चुका है जहाँ पे चाइना ऑलरेडी पहले से बैठा हुआ है, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम यूएनएससी में जो मिलिट्री कन्फ्लिक्ट है चाइना के साथ उसे बार बार उठाते रहें। तो एक हम जाके और इस चीज़ को बार बार वहाँ पे उठाएं ताकि लोगों को पता चलते रहे, और इसका इम्पैक्ट भी दिखा। जो यूएनएससी की मीटिंग हुई उसमें इसका इम्पैक्ट साफ साफ दिखा था। 2022 में भारत की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करने का चीन का विरोध उच्च पटल पर आने वाली चीज़ों का अग्रदूत था। तो 2022 में जो इंडिया को एक काउंटर टेररिज्म कमेटी की चेयर मिलने वाली है, इसका ऑलरेडी चाइना ने विरोध किया था, और इससे पता चलता था कि आने वाले दिनों में चीज़ें कैसी रहने वाली हैं। अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑलरेडी सत्ता में आ चुकी है और उसने अगर डोनाल्ड की जो पॉलिसी है अगर उसे कंटिन्यू रखा, तो ये हमारे लिए एक बेहतर मौका हो सकता है कि हम यूएनएससी में के साथ साथ जो रीजन है, अपने रीजन में भी चाइनीज़ एग्रेशन को रोक सकते हैं। तो हम एक बेहतर एलाइज पाएंगे, एक बेहतर साथी पाएंगे यूएनएससी में, जो हमें सपोर्ट करेगा ताकि हम चाइनीज़ एग्रेशन को आसानी से रोक पाएँ। लेकिन ये सब तब होगा जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ट्रम्प की पॉलिसी को फॉलो करते हैं। अगर वो ट्रम्प की पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हैं और चाइना के साथ एक सॉफ्ट बिहेवियर रखते हैं, तो चीज़ें काफ़ी बदल सकती हैं। अब जबकि इंडिया का जो सहयोग है, इंडिया का जो अलाइनमेंट है, आप ये बोल सकते हो इंडिया का जो गठबंधन आज के समय में वेस्ट के साथ बढ़ रहा है, यूएनएससी में बढ़ रहा है, तो वेस्ट के साथ जिस तरह से हम अपने अलाइनमेंट को बढ़ा रहे हैं, उससे एक थोड़ा सा टेंशन की बात यह है कि हमारा जो झुकाव था मास्को की तरफ कुछ हद तक कम होता हुआ दिख रहा है, यानी रसिया हमसे दूर होता हुआ दिख रहा है आज की डेट में। जैसे जैसे हम वेस्ट के करीब जा रहे हैं, तो रसिया हमसे दूर भाग रहा है, रसिया हमसे दूर जा रहा है, तो उसका डिपेंडेंस जो है, उसका जो पूरी तरह से उसकी निर्भरता है वो चाइना पे बढ़ रही है, और ये थोड़ी टेंशन की बात हमारे लिए हो सकती है कि रसिया हमसे दूर हो रहा है और चाइना के खेमे में जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण यह हो सकता है कि नई दिल्ली के लिए अब सीमा पर बैठना संभव नहीं होगा। अब दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हम एक साइड में बैठ के तमाशा नहीं देख सकते। आज की डेट में जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स चल रही है उसमें हम एक साइड में नहीं बैठ सकते, क्योंकि अगर हम एक साइड में बैठे और माने कि हम बस सद्भावना की बात करेंगे, गुडविल की बात करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में युद्ध बहुत तेज़ी से आता हुआ दिख रहा है, बहुत तेज़ी से वार टाइप सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। तो इसमें हम बच नहीं सकते, इसमें हमें इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। यानी हम जो थर्ड अलायंस बना था, जो तीसरा मोर्चा बना था, हम उस तरह के मोर्चा बनाने की हालत में नहीं है। तो हमें इसमें लीड रोल में आना होगा, और लीड रोल में आना होगा तो हमें बहुत ज़रूरी है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हम इन्वॉल्व हों और सेंट्रल में आके एक सेंट्रल रोल प्ले करें। हम अब साइड में बैठने की हालत में नहीं है। ये आप बोल सकते हो कि दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। अब जबकि इंडिया की सीट यूएनएससी में मिली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना की दृष्टि से, क्योंकि जो अगले 2 साल होंगे उसमें हम बहुत ही की रोल प्ले करने वाले हैं। जो चाइनीज़ के अग्रेशन से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, उसको भी हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज कर सकते हैं बॉर्डर एरिया में, ताकि जब उनकी ज़रूरत पड़े तो हम उन्हें यूज़ कर सकें। जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है डोकलाम में या लद्दाख में या अरुणाचल प्रदेश में, ये सब एक ही डायरेक्शन में इंडिकेट करता है, एक ही डायरेक्शन में इशारा करता है कि जो चाइना की जो एक उसकी नीति है कि धीरे धीरे ज़मीन अधिग्रहण करने की, ज़मीन पे कब्जा करने की, वो अभी भी रुकी नहीं है, वो कंटिन्यू है। आज भी वो रुका नहीं है, आज भी वो छोटी छोटी ज़मीनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और अगर हमें बीजिंग को पीछे की तरफ ढकेलना है तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें अपने बॉर्डर एरिया में, और हमें जो भी सहायता की ज़रूरत हो हमें तुरंत मिल जाए। तो इसके लिए बेहतर होगा कि हम अधिक से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें बॉर्डर एरिया में, ताकि हमें असिस्टेंस जो मेन लैंड है वहाँ से आसानी से मिल सके। हमें टेरर पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा मौका है टेरर पे फोकस करने के लिए, जैसा कि हम यूएनएससी में ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। तो यूएनएससी में टेरर एक मेजर जो फैक्टर हो सकता है, और हमें बहुत ही बेहतर तरीके से इंडिया टेरर पे फोकस करेगा यूएनएससी में। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स ऑलरेडी जो 20वीं एनिवर्सरी हुई थी सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन का 1373, उसमें ऑलरेडी उन्होंने स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट में बोला था उन्होंने कि टेररिस्ट जो होते हैं सिर्फ टेररिस्ट होते हैं, उसमें अच्छा और बुरा टेररिस्ट नहीं होता, टेररिस्ट को सिर्फ टेररिस्ट बोला जाएगा। तो उन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि ये जो हमारा एजेंडा है पूरी तरह से क्लियर है, और हम इसे चारों तरफ फैला रहे हैं, और जो लोग इसे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं।
अब न्यू दिल्ली को अभी बहुत जल्दी तालिबान सेंक्शन कमेटी की भी चेयर मिली है, उसने अज्यूम किया है इस चेयर को। तो इससे जो अफ़गानिस्तान में एक बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें भी इंडिया को एक रोल प्ले करने का मौका मिल गया है, जो कि इंडिया चाहता था। इंडिया पूरी तरह से इच्छुक था कि उसे भी तालिबान में मौका मिले, ताकि तालिबान में वो रोल प्ले कर सके। क्योंकि तालिबान में हमने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे बर्बाद किए हैं, बहुत पैसे अभी तक लगाए हैं, हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं आज भी। तो हम उसे अब यूँ ही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमने बहुत सारा समय दे दिया है तालिबान अफ़गानिस्तान को, तब हम उसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। तो इसलिए इंडिया एक बहुत बेहतर रोल प्ले करने के लिए बहुत दिनों से इच्छुक था। अब उसे वो मौका मिल गया ताकि वो इस तरह का रोल प्ले कर सके। जो टेररिज्म का इशू है वो हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी का इशू रहा है। इसके अलावा हम फॉरेन सिक्योरिटी में भी, फॉरेन पॉलिसी में भी इस तरह के इशूज़ उठाते रहे, लगभग दशकों से उठाते रहे। और जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से इस इशूज़ को और तेज़ी से उठाया जाने लगा है। अब जबकि इस तरह का मौका आया है, तो इंडिया को बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी जो पॉलिसी है टेररिज्म को लेकर उसे और क्लियर करे और एक्सप्रेस करे, और पूरी तरह से जो उसका इस पॉलिसी इसको जो डिप्लोमेटिक तरीके से और तेज़ धार दे और लोगों के सामने इस पॉलिसी को खुल के रखे। जबकि उसे मौका मिला है तालिबान सेक्शन कमेटी को चेयर करने का, जिसमें वो तालिबान के साथ डील करने वाली, तालिबान के साथ बात करने वाली। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो टेररिज्म की जो उसकी पॉलिसी उसे पूरी तरह से क्लियर करे। इसलिए घरेलू विद्रोहियों के समान उपचार के बिना तालिबान के प्रति एक सुस्पष्ट नीति को बनाए रखना मुश्किल होगा। तो इंडिया के लिए काफ़ी अगर मुश्किल होगा कि अगर वो चाहे तो अपने जो इंटरनल जो इंसर्जेंसीज है उसके साथ अलग तरीके से ट्रीट करे और तालिबान के साथ अलग तरीके से ट्रीट करे। अगर ऐसा कर रहा है तो तालिबान के साथ अपनी नीति को बनाए रखने में उसे काफ़ी दिक्कत आएगी। तो उसे बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे जो डोमेस्टिक जो इंसर्जेंसीज वाले लोग हैं इनके साथ भी उसी तरह से ट्रीट किया जाए जैसे हम तालिबान के साथ कर रहे हैं। तभी हम चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तब हमारी नीति बहुत क्लियर होगी टेररिज्म को लेकर। जो इंडिया की विशेष है ग्लोबल डिसऑर्डर और ग्लोबल जो पॉलिसीज़ है टेररिज्म को लेके उसे पूरी तरह से क्लियर करने की ज़रूरत है। और इस तरह से पूरे ग्लोबल ऑर्डर में ये बताने की ज़रूरत है कि हमारी जो सोच है वो कितनी क्लियर है टेररिज्म को लेके। तो हमारे एक जो इंटेलेक्चुअल जो कोहेरेंस है उसे बनाए रखने की ज़रूरत है और उसे और क्लियर करने की ज़रूरत है, ताकि पूरी तरह से क्लियर हो जाए वर्ल्ड ऑर्डर पर कि हम टेररिज्म को लेकर क्या सोचते हैं। जब न्यू दिल्ली को इस तरह का मौका मिला है कि वो यूएनएससी में जाके बैठे और चीज़ों को इंगेज करे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं, जो लाइक माइंडेड स्टेट्स हैं, उनके साथ एक ग्रुप बनाए, एक कोलिजन बनाए और अपनी जो बातें हैं उनको वहाँ रखे और उनकी बातों को सुने। यानी इस तरह से अगले 10 साल की वो प्रायोरिटीज़ अभी से सेट कर सकता है। और चाहे वो बातें क्लाइमेट चेंज की हो या नॉन प्रोलिफरेशन की हो, हर चीज़ों पे अपने एक लाइक माइंडेड कंट्री के साथ एक प्रायोरिटी सेट करें, ताकि आने वाले 10 सालों में वो अपने आप को एक सही मुकाम पे पहुंचा सके। अब इंडिया को यूएनएससी में थोड़ा सा पावर बार्गेनिंग को लेके भी डिस्कस करने की ज़रूरत है, ताकि वो अपनी चीज़ों को सही से रख सके और अपनी बातों को रख सके, अपने इंटरेस्ट को रख सके और उसको जगह जगह अलग अलग फोरम पे उठाते रहे, अलग अलग एरिया में उठाते रहे, ताकि वो ठीक से जो पावर की बार्गेनिंग है उसकी यूएनएससी में कर सके। शायद अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि नई दिल्ली की यूएनएससी रणनीति में कथा और वैश्विक नीति की भागीदारी को आकार देना शामिल होना चाहिए, जो शायद हमारे समय की सबसे बड़ी रणनीतिक अवधारणाओं में से एक है। इंडो पैसिफिक एक नया वर्ड चला है, इंडो पैसिफिक काफ़ी फेमस हो रहा है। इस पर लोगों को बहुत आपत्ति भी हो रही है, स्पेशली चाइना इस पर बहुत आपत्ति करता है। यहाँ तक कि रशिया से भी चाइना बुलवा चुका है कि आप भी बोलो, इंडो पैसिफिक नाम का कोई वर्ड नहीं है। अब इंडिया ऑलरेडी एक ऐसे सिचुएशन में पहुँच चुका है जहाँ से वो चाहे तो इस इंडो पैसिफिक वर्ड को और एक सही आकार दे सकता है, लोगों को इसके बारे में सही से बता सकता है, बार बार इस चीज़ को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उठा के एक इंडो पैसिफिक जो वर्ड है इसे एक अमली जामा पहना सकता है। तो इंडिया इस पोजीशन में आज के डेट में पहुंच चुका है और उसे ये चीज़ करनी चाहिए। अब इंडिया को अपने ग्लोबल इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में अगर वो सेंट्रलिटी में इंडिया को रहना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसे एक सही नैरेटिव दे, एक सही नैरेटिव देने की कोशिश करनी चाहिए इंडो पैसिफिक वर्ड को, ताकि वो अपनी पोजीशन फिक्स कर सके इंडो पैसिफिक रीजन में। अगर वो ऐसा कर रहा है तो धीरे धीरे मॉस्को भी इस बात को मानने लगेगा और इसको लेकर और सॉफ्ट हो जाएगा कि इंडो पैसिफिक जो टर्म है इस तरह का एक टर्म है और इसके भी अपने कंसर्न है। थिंकिंग बियॉन्ड रिफॉर्म। अब इंडिया को रिफॉर्म से ऊपर सोचने की ज़रूरत है, रिफॉर्म तक सीमित रहने की ज़रूरत नहीं है, रिफॉर्म से ऊपर आके इसके बारे में बात करने की ज़रूरत है। न्यू दिल्ली को अपने नेशनल इंटरेस्ट को ऑलरेडी फॉलो करने की ज़रूरत है यूएनएससी में, और उसके अलावा बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ है यूएनएससी में जो ये एडमिट करने की ज़रूरत है कि उसे बहुत जल्दी न्यू मेंबर्स नहीं मिलने वाले, न्यू मेंबरशिप नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यूएनएससी इसके लिए अभी तैयार होता हुआ नहीं दिख रहा है कि वो उसे न्यू मेंबर बना ले। हाँ, लेकिन इसमें हमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमारा ऑलरेडी पहले भी इस तरह की चीज़ें होती रही हैं और हम इस तरह की डिमांड करते रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा क्लेम है वो
वैसे का वैसे बना रहा। इंडिया जबकि ये ऐसा मानता है, इंडिया कैसे सोच रही है कि एक दिन यूएनसी में हमें अपने आप जगह मिलेगी और अनडिस्प्यूटेबल क्लेम जो हमारा है वो पूरी तरह से एडमिट किया जाएगा, लेकिन इसे होने में अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बहुत जल्दी होगा, इसको होने में अभी काफ़ी समय लगेगा और हमें काफ़ी इंतजार करने की ज़रूरत है। लेकिन यूएनएससी सुधारों और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की स्थिति पर हालिया बहसों में एक सरसरी निगाह आज हमें यह बताना चाहिए कि यूएनएससी में प्रवेश पाने के लिए बड़े पाँच को खुश करने के लिए हमें पीछे की तरफ झुकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर हम चाहें कि हम थोड़ा सा बैकवर्ड हो जाएं, हम थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाएं, तो ये जो 5 मेंबर एक खुश हो जाएंगे और एक खुश होंगे तो हम यूएनएससी में प्रवेश दे देंगे, इस तरह का कुछ भी होने वाला नहीं है। तो हमें इस तरह की फालतू की चीज़ों में नहीं फंसना है, हमें उन्हें खुश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उन्हें खुश करने में रहे तो खुश करने में ही रह जाएंगे, क्योंकि जब तक पाँचों खुश नहीं होंगे तब तक हमें उसमें मेंबरशिप नहीं मिलेगी और उसमें चाइना कभी खुश नहीं होगा। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि हम यूएनएससी में जाके बैठ जाएँ। तो हमें इस पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमें बाकी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और हमें वो सब करना चाहिए जिसके लिए हम वहाँ पे पहुँचे हैं। तो अब आज की डेट में जो न्यू दिल्ली है उसका फोकस होना चाहिए कि वो एक शॉर्ट पीरियड में क्या अचीव कर सकता है, कितना कुछ अचीव कर सकता है, उसके पे अपनी एनर्जी फोकस करने की ज़रूरत है, न कि उस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है जो कभी होने वाला है। तो जो होने वाला होगा उसको हम नहीं अभी कर पा रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें ये फोकस करने की ज़रूरत है कि हम इस शॉर्ट पीरियड में क्या हासिल कर सकते हैं, यूएनएससी में हमें क्या क्या मिल सकता है, इस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। अगर हम इस पर फोकस कर रहे हैं तो हम इस 2 साल में काफ़ी कुछ पा लेंगे और एक अपने लिए एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन बना लेंगे जिसमें हम बहुत ही लीड रोल में रहेंगे, चाहे वो अफगानिस्तान की पॉलिसी हो या फिर चाइना की पॉलिसी हो, चाइना के साथ हमारा जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स हो उसमें, या फिर हम इंडो पैसिफिक जो वर्ड है जिसके बारे में हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं और हमारे साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज़ पे बात कर रहे हैं, चाहे वो ये एरिया हो या हमारा वेस्टर्न की तरफ झुका हो या फिर हमारा जो क्वाड का एक ग्रुप है, वो इन सब चीज़ों में हम बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे आने वाले समय में। तो हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है, न कि यूएन में परमानेंट मेंबरशिप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जो कि एक बेकार की चीज़ है और वो आने वाले दिनों में हमें बहुत जल्दी मिलती हुई नहीं दिख रही है। तो इसलिए इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटा सा पीरियड है, इस छोटे से पीरियड में हमें जल्दी से जल्दी वो सब कुछ अचीव करने की ज़रूरत है जो हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन का टारगेट है और उसमें हम जो प्रायोरिटी सेट करेंगे उस पर फोकस करना चाहिए। तो इस सजेशन के साथ इस आर्टिकल को ख़त्म किया जा रहा है और हमें जो सजेशन दिया गया और इसके साथ साथ अगर हम इन चीज़ों पे ठीक से फोकस करें तो जो वर्ड का जो एक नया ऑर्डर बनता हुआ दिख रहा है उसमें हम एक बेहतर मुकाम में आएंगे, जो कि हमारी इच्छा है कि हम सेंट्रल में आके एक सेंट्रल रोल प्ले करें, तो शायद हम सेंट्रल रोल प्ले करते हुए दिखेंगे। तो इन सब सजेशन के साथ इस आर्टिकल को ख़त्म किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि मैं इस आर्टिकल को आपको ठीक से समझा पाया हूँ। कल फिर से मिलता है नए आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।